वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस। कॉमर्स एक्सिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपना करने वाले हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस फॉर प्रोफेशनल। ठीक है, मतलब कि हमको ऐसी वाली इनकम्स देखनी है बेटा जो कि हमारी प्रॉफिट एंड गेन्स किससे हो रहा है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो रहा है। ठीक है, हमने अपनी सैलरीज देख ली, हाउस एंड रेंट्स देख लिया, लेकिन अब हमको ये चीज देखनी है कि हमको कब कब अपने बिजनेस और प्रोफेशन से जो गेन होगा वो कब कब हमको कंप्यूट करना है और कब कब नहीं करना। इजी टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। ठीक है, बाकी सबसे छोटा टॉपिक है। तो जितने भी बच्चे नए हैं आज हमारे चैनल पे, उन सभी बच्चों को बता दो कि हमने अपने चैनल पे फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है। किसके लिए बेटा? यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, जो कि आपकी 2021 की वैकेंसीज हैं। बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के बेसिस पे है सब कुछ। हम आपको ऑडिटिंग अकाउंटिंग की क्लासेस दे चुके हैं। अब हमारी टैक्सेशन की क्लासेस चल रही हैं। इंग्लिश वाली मैम आपको इंग्लिश की क्लासेस दे चुकी हैं। सारा का सारा बैच आपका फ्री पड़ा हुआ है। किस पे? यूट्यूब को। आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि है कॉमर्स एक्सेस, और हमारे साथ में कनेक्ट होकर सारी की सारी वीडियोस को मजे से देखना है। ठीक है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है कि सर सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, सर बहुत ज्यादा हार्ड है। कुछ भी हार्ड नहीं है बेटा। चीजों को पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, कल जितने बच्चे लाइव क्लास में आए थे उन सबको एक ऐसा सूत्र दिया है, मतलब एक ऐसा मेथड दिया है किसका? ऑडिटिंग को याद करने का, कि अब सब बच्चे ऑडिटिंग के सेक्शन तो एटलीस्ट वो कभी नहीं भूलेंगे। और ऑडिटिंग में बेटा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो सेक्शन ही है। ठीक है, चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल वाले कुछ क्वेश्चंस थे। अमेंडमेंट्स बाय द फाइनेंस एक्ट, ये क्वेश्चन इजी था कि जो भी हमारा अमेंडमेंट्स आते हैं किसमें, फाइनेंस एक्ट में। फाइनेंस एक्ट बोल लेते हो कि अपना बजट में। ठीक है, वो कब एप्लीकेबल होते हैं? तो फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो इसका आंसर ए था। जितने बच्चों ने भी ए लगाया, बहुत ज्यादा इजी आंसर था। क्योंकि जैसे हमारा ये क्या बोलते हैं, जैसे फर्स्ट फेब को आता है ना हमारा बजट। ठीक है, 1 फरवरी को बजट आता है, फिर 2 महीने का टाइम रहता है। और फिर कब से? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल हमारा क्या होता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से लगता है। कई बच्चे ऐसा ना सोचे कि उसी साल लग जाता है, क्योंकि आता तो बजट उसी साल है, बट फाइनेंशियल ईयर के लिए तो वो चीज नेक्स्ट ईयर हो जाती है ना। तो इसलिए हमको क्या करना बेटा, उसमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर लगाना था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉक्टर अशोक कमेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिस ऑन 1 सितंबर 2018। द प्रीवियस ईयर फॉर द प्रोफेशन ऑफ द असेसमेंट ईयर 2019-20 वुड बी। ठीक है, तो जब उसने क्या किया, साल के बीच में स्टार्ट किया है, कब? 1 सितंबर 2018 को। तो इसका प्रीवियस ईयर पूछा हुआ था कि असेसमेंट के लिए क्या होगा। तो बिल्कुल सही बात है, इसका प्रीवियस ईयर जो होगा बेटा 1 अप्रैल से लेकर 2018 31 मार्च 2019 होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर अगर फुल की बात करें तो ये होगा। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अशोक की अगर बात करें तो हम 1 सितंबर 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 होगा। 1 जून 2018 ये तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, और ये भी कुछ होगा ही नहीं, 31 जनवरी तो कुछ होता ही नहीं है। सैलरी रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ। ठीक है, एक संसद सदस्य द्वारा प्राप्त वेतन शीट्स के तहत कर योग्य है। किसमें है बेटा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये चीज आपको बताई थी मैंने, इनकम फ्रॉम सैलरीज नहीं जाती। किसकी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर कोई एमएलए है तो उसकी सैलरी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लगा के आना है। ठीक है बेटा, क्लियर है तीनों के तीनों क्वेश्चन? वेरी गुड। तो बच्चों ने आंसर भी दिए थे, उनके आंसर्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट का ए, टू का बी। फर्स्ट का ए, टू का बी। ठीक है, टू का बी या ए लगाए तो सही है, कोई बात नहीं। हम्म। फर्स्ट का ए, टू का बी, थर्ड का डी। ए बी सी। देखो बेटा दीक्षा, इसमें आपने सी क्या लगाया? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। इसमें नहीं आएगा। कल मैंने ये चीज आपको बताई थी कि इसका आंसर डी ही होगा हमेशा हर वाले केस में। ठीक है, सेकंड का बी ठीक है बेटा, थर्ड का डी। ए बी डी ठीक है। ए बी डी ठीक है, और हाउस का टैक्स लगेगा बी सी डी और 1 2 3 में। ठीक है, तो ए वाला केस हमारा कौन सा था बेटा? जो उसने खुद ही अपनी क्या कर रखी थी, उसने अपनी खुद की शॉप खोल रखी थी ना, तो शॉप पे उसके टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, सभी बच्चों ने अच्छे आंसर दिए हैं, वेरी गुड। आज जो हम लोग करने वाले हैं बेटा, आज हम लोग करने वाले हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो भी हमको कोई भी प्रॉफिट या गेन्स हो रहा है उसको हम लोग इनकम किस तरीके से मानेंगे। क्या है बेटा? टॉपिक की हेडलाइन डाल लो, बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, आप कोई भी बिजनेस करते हो या फिर आपका कोई भी प्रोफेशन है। आपका प्रोफेशन क्या हो सकता है कि आप चार्टेड अकाउंटेंट हो। ठीक है, आप क्या करते हो? चार्टेड अकाउंटेंट हो, आप अपनी सर्विसेज को देते हो और फिर उसके बदले में कुछ अपनी फीस को चार्ज करते हो। ये आपका प्रोफेशन है। प्रोफेशन बहुत तरीके के हो सकते हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने, सुनो इस बात को, सुप्रीम कोर्ट ने तो भीख मांगने को भी एक प्रोफेशन घोषित कर दिया था। ठीक है, तो भैया प्रोफेशन तो आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब भीख मांगना भी एक प्रोफेशन है अगर किसी इंसान का, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज आपकी किसमें आ सकती है बेटा? प्रोफेशन में आ सकती है। ठीक है, तो इस चीज को कुछ ये चीज मतलब याद करने वाली नहीं कि प्रोफेशन क्या होगा, आपको पता ही होना चाहिए। जैसे डॉक्टर है उसका प्रोफेशन है, एडवोकेट है वो प्रोफेशनल चीज है।
ठीक है, तो इस तरीके से प्रोफेशंस होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इसकी बिजनेस क्या, बिजनेस क्या होता है। बिजनेस बेटा कुछ भी हो सकता है जिससे आपको क्या मिले, प्रॉफिट मिले, बट लीगल वे में। ठीक है, लीगल वे में, बट इनकम टैक्स भी अपने आप में बिजनेस को डिफाइन करता है, जो कि हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आगे बता रखी डेफिनेशन नीचे। तो क्या होता क्या है बिजनेस, देखो बिजनेस क्या होता है, अगर जनरली हम लोग बात करें, आप किसी भी चीज को क्या करो, खरीद फरोख्त करो। मतलब आप किसी भी चीज का ट्रेड करो, और उससे बेटा क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक है, आपका मेन जो ऑब्जेक्टिव उसके पीछे क्या होना चाहिए बेटा, ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, ये बिजनेस में जाता है। जैसे कि अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है बेटा, वैक्सीन खरीदती है प्राइवेट कंपनी से आपको लगाने के लिए। क्या खरीदती है बेटा, वैक्सीन खरीद रही है। ठीक है, कोविडशील्ड या फिर कोवैक्सीन, जो भी कोई वैक्सीन खरीद रही है वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है। ठीक है, वो वैक्सीन को खरीदती है और आप लोगों को लगाती है। अब इस वाले केस में क्या ये ट्रेड है, क्या ये बिजनेस है? नहीं बेटा, ये बिजनेस नहीं है। कम हालांकि उसने खरीदा है, ठीक है, उसने उसके लिए पेमेंट किया है, कंपनी ने उसको बनाया है, कंपनी के लिए वो बिजनेस है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बेटा क्या है, वो एक तरीके से सोशल सर्विस है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है बेटा, वो अपनी एक सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, ना कि वो कोई भी बिजनेस इस वाले केस में करती है। हाँ, वो चीज अलग है कि भारत सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आपसे खरीद मतलब कंपनी से खरीदती, ठीक है, और बीच में कुछ एक मार्जिन रख लेती अपना, और फिर क्या करती आपको सेल कर देती। ठीक है, आपको क्या करती, सेल करती। बीच में मार्जिन जो है वर्ड बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एनजीओ भी कुछ ऐसे काम करते हैं, जैसे कि कहीं से खरीदा और आपको लेके थोड़े सस्ते दामों पे खरीद ले, बट इस वाले केस में ये लोग जो मार्जिन जो होता है ना उसको नहीं रखते, मार्जिन को नहीं रखते। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि लेकिन फिर भी वो अगर वो बिजनेस को कमा लेते हैं तो उनको अलग चीज़ में जाता है। ठीक है, उनका अलग चीज़ में जाता है, उनका इस चीज़ में कैलकुलेट नहीं होगा। चलो आगे देख लेते हैं अब अपना इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ एंड प्रोफेशन। हमारे ऐसे वाले इनकम जो कि प्रॉफिट एंड गेन्स हुए हैं किसे बेटा, बिजनेस एंड प्रोफेशन से। तो हमको ये देखना है, ये अंडर सेक्शन 28, कौन सा सेक्शन है, 28 इसको डिफाइन करता है। ज्यादा लिखने की या फिर याद करने की इसको जरूरत नहीं है, बस ऐसे करके लिख लो प्रॉफिट एंड गेन्स, और यहाँ पे लिख लो क्या, सेक्शन 28। ठीक है, अब हमारी वो वाली इनकम है जो किसके अंदर, गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स के अंदर, बिजनेस के अंदर चार्जेबल टू अंडर द इनकम टैक्स चार्ज होती है। ठीक है, अब हमको वाली चीजें देखनी है अपनी। अब आया रहा पूरा, ठीक है आ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी आती है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। ऐसा कोई भी प्रोफेशन, ठीक है, ऐसा कोई भी प्रॉफिट एंड गेन जो कि किसी हुआ बेटा, आपके किसी बिजनेस से हुआ है या फिर किसी प्रोफेशन से हुआ है, किसी व्यवसाय या पैसे का लाभ और लाभ। ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन्स, तो इसने लाभ भी लिख दिया, मतलब आपको प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर कोई भी गेन्स भी हो सकता है। एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट्स ड्यू टू और रिसीव बाय एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 28 का एंड। ठीक है, सेक्शन 28 में सब सेक्शन एन में जो सेक्शन आपको दे रखा है उसके अंडर में अगर कोई भी आपको कंपनसेशन या फिर पेमेंट रिसीव होती है, तो बेटा उस वाले केस में क्या होता है, वो चीज़ आपकी प्रॉफिट एंड गेन्स के अंडर में आती है। ठीक है, फिर सी क्या बोलता है बेटा, सी आपसे बोलता है कि इनकम ड्राइव बाय ट्रेड, किससे, ट्रेड से, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर्स। ठीक है, सी सी कहता है कि अपने सदस्यों के लिए की गई विशिष्ट सेवाओं से एक व्यापार, पेशेवर या समान संघ द्वारा प्राप्त आय क्या कहलाती है बेटा, ये हमारी प्रॉफिट एंड गेन्स कहलाती है, किससे, ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन से। ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन्स किससे कहलाती है बेटा, बिजनेस एंड प्रोफेशन से। ठीक है, तो अभी ये वाले पॉइंट हो गए, आगे और भी पॉइंट्स हैं वो भी देखते हैं। तो डी क्या कहता है हमसे, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट, चला गया, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ रिक्वेस्ट वेदर इन कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस इन द एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन, किसी पेशे के अभ्यास के व्यवसाय से उत्पन्न होने वाले किसी लाभ या अनुलाभ का मूल्य, चाहे वो धन में परिवर्तनीय हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कि वो आपको कैंड में मिला है, काइंड में मिला है या फिर कैश में मिला है। ठीक है, ये कंसेप्ट हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं काइंड एंड कैश का। तो अगर कोई भी चीज़ आपको काइंड में मिलती है और लेकिन उसकी कोई कैश की वैल्यू नहीं हो पाती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको इन कैश करवाते हो नहीं करवाते, पर अगर आपको मिल गया है तो वो चीज़ उसमें क्या होगी, काउंट होगी। ठीक है, एनी प्रॉफिट और ट्रांसफर ऑफ द ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। ठीक है, कोई भी आपकी ऐसी ट्रांसफर है जिसकी वजह से क्या ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम हुई है, तो उस वाले केस में बेटा क्या होगा, आपको आपको वो चीज़ आपकी किस में जाएगी, प्रॉफिट एंड गेन्स में जाएगी। ठीक है, पीएनजी लिख देते हैं, ये पीएनजी वो कंपनी वाला पीएनजी नहीं है, प्रॉफिट एंड गेन्स वाला है। ठीक है, एनी प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर ऑफ द ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, कोई भी शुल्क मुक्त प्रमाण पत्र के हस्तांतरण पर कोई भी लाभ। ठीक है बेटा, एक्सपोर्ट इंसेंटिव अवेलेबल टू एक्सपोर्टर्स, इस चीज को नोट डाउन कर लो। ठीक है, जनरली बच्चे इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डाल देते हैं,
बट बेटा ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर कोई भी आप एक्सपोर्टर हो और आपको कोई भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कहीं से भी कोई भी किसी भी तरीके का एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलता है बेटा, तो किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड गेन्स में जाएगा। एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम फर्म, ठीक है, कोई भी एंट्री इंटरेस्ट मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रही है, कमीशन मिल रही है, रेम्युनरेशन मिल रहा है, ठीक है, किसमें? पार्टनरशिप फर्म के द्वारा। हमने पीछे पढ़ा था, जब भी कोई भी पार्टनरशिप फर्म में हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ जाएगी बेटा, तो वो सैलरी से हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया था ना, याद है आपको? पीछे हमने पढ़ा था जब, ठीक है, तो उसको हम लोग किस में डालेंगे बेटा? उसको प्रॉफिट एंड गेन्स में डालेंगे, ठीक है। इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लेना, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि सैलरी रिसीव हुई है किससे? पार्टनरशिप फर्म के द्वारा। दोनों को मैं हाईलाइट कर देता हूँ कौन कौन सा आपको करना है, ठीक है, यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ। को मतलब बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सैलरी अगर मिली है पार्टनरशिप में तो उसको क्या हम सैलरी हेड में नहीं डाल देंगे? नहीं बेटा, उसको सैलरी हेड में ना डाल करके किस में डालेंगे? उसको हम डालेंगे प्रॉफिट एंड गेन्स में। किस वाले केस में बेटा? सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के केस में, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखना, पार्टनरशिप के केस में ही डालेंगे। अब बेटा कंफ्यूजन की चीज, आप कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इन सब चीजों में? तो हमको ये चीजें सारी याद रखनी है, ठीक है। एक और चीज लास्ट में बचती है जो कि हमारी एनी सम रिसीव्ड फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू बिजनेस और नॉट शेयर एनी नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क की चीजें। अगर आपको कोई भी पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क से कुछ भी तरीके की कोई भी इनकम हो रही है तो वो भी इसमें जाएगी। एनी सम रिसीव्ड अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस, ठीक है बेटा, तो ये भी इसमें जाएगा। फिर क्या आता है? एनी सम रिसीव्ड इन कैश और काइंड ऑन अकाउंट ऑफ एनी कैपिटल एसेट अदर देन लैंड और गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, बीइंग डेमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड, डिस्कार्डेड और ट्रांसफर्ड इट द होल ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन सच कैपिटल एसेट हैज बीन अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35A(d), ठीक है। तो ये हमको क्या बोलते हैं बेटा कि आपको एक डिडक्शन भी मिलेगी, ठीक, ठीक है। अगर आपको मतलब किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी चीज मिली है जो कि क्या हो गया है, कोई भी डेमोलिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गई, डिस्कार्डेड हो गई, ट्रांसफर हो गई, तो इस वाले केस में आपको क्या मिलता है बेटा? उस वाले केस में आपको 35A(d) का डिडक्शन भी मिलता है। आगे मैंने डिडक्शन का डाला हुआ है, उसमें आपको डिडक्शन सारी बताऊंगा, यहाँ पे इस चीज को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा, यहाँ पे इस चीज को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। अब इस चीज को देखो, इंसेंटिव फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे आपको क्या इनकम हो जाती है, कौन सा लिए? स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन से, तो वो भी इसमें डाला जाएगा, ठीक है। अब ये बोलता है कि इनकम फ्रॉम अफोरसाइड एक्टिविटीज इज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस लेड डाउन इन सेक्शन 29 से लेके 44 DB, ठीक है। इसके अंदर मतलब सारी की सारी क्या दी गई हैं? सारे के सारे इसके अंदर सेक्शंस बनाए गए। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपको इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा सेक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है, तो ये वाले सेक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है, पर नोट डाउन कर लो कि एग्जाम से पहले मतलब पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बाय हार्ड रूल से याद नहीं करना, पर हाँ पता होगा कि जब पेपर में आ जाएगा तो उस टाइम पे मैं कर दूंगा, ठीक है, ऐसे करके। अब सेक्शन देखो, डेफिनेशन कहाँ पे डली होती है बेटा? हमेशा सेक्शन 2 में डली हुई होती है, मैंने आपको बार बार बताई ये चीज, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ बिजनेस में इनकम टैक्स अपने हिसाब से डिसाइड करता है। इनकम टैक्स क्या बोलता है? कोई भी बिजनेस है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी वो चीजें लिख लो। एक तो होगा ट्रेड होगा, ठीक है बेटा, ट्रेड हो गया, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि आप कोई भी चीज को खरीदते हो बेचते हो इस तरीके से। फिर क्या हो गया बेटा? कॉमर्स हो गया, ठीक है, कॉमर्स एक्सिस नहीं, कॉमर्स एक्सिस तो आपका चैनल है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स है, ठीक है बेटा, कॉमर्स है, ये मिटा देता हूँ, इसको भी सही से लिख देता हूँ, ठीक है। फिर बेटा सी क्या होता है हमारा? सी जो होता है वो होता है कोई भी आपको ऐसी इनकम अराइज हो रही है जो किस हो रही है, कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग वाला कोई भी काम कर रहे हो उस चीज़ से, ठीक है। तो आपको क्या हो रहा है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग से कोई भी इनकम अराइज हो रही है, तो उस वाले केस में भी आपको क्या जाएगा? इस वाले केस में भी आपका क्या माना जाएगा? कोई भी आपकी इनकम जो है वो P&G में जाएगी, मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स में जाएगी, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है बेटा? डी आता है। डी वाले केस में क्या कहता है? कोई भी ऐसी इनकम जिसका मतलब कि मानो कि ट्रेड कॉमर्स या मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आ रही, बट उसका जो नेचर जो है क्या है बेटा? उसका जो नेचर जो है वो इस ही तरीके का है, ठीक है। किस तरीके का है? ट्रेड कॉमर्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग का है, तो वो इस वाले केस में हमारी आएगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को नोट डाउन कर लो कि मीनिंग ऑफ बिजनेस हमारा सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 13 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। कोई भूलेगा तो नहीं बेटा? और देखो बिजनेस के पीछे एक और जो बात सबसे बड़ी कही जाती है वो ये कही जाती है कि बिजनेस जो है बेटा वो कैसा होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव का होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए बेटा? प्रॉफिट मोटिव,
मतलब आपको उसके पीछे पैसा कमाना है, ऐसा नहीं करना है कि पैसा नहीं कमा रहे हैं, कोई एनजीओ चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मीनिंग ऑफ बिजनेस में यही सबसे बड़ी बात है कि उसका जो मतलब मेन जो उसके पीछे वो है पर्पस जो है या मोटिव जो है वो क्या है बेटा, प्रॉफिट मेकिंग है। ठीक है, ठीक है, आगे वाले में चलते हैं। अब देखो कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपको लगेंगी कि ये हमारे बिजनेस है, ठीक है, उस पर्सन के लिए, या फिर अगर आप पढ़ोगे भी कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये क्या है बेटा, बिजनेस है, बट वो बिजनेस में नहीं आती। ठीक है, तो सर ऐसी कौन सी वाली चीजें होती हैं? ऐसी बेटा ये वाली चीजें होती हैं, अभी हम पढ़ते हैं आगे। ऐसे हमको कुल मिला के 4 हेड दिए जाते हैं। ठीक है, 4 हेड दिए जाते हैं, बाद में नीचे कर लेंगे इसका। तो वो 4 हेड कौन से हैं? देखो, रेंटल इनकम होगी सबसे पहले, ठीक है, डिविडेंड इनकम होगी, विनिंग्स ऑफ फ्रॉम लॉटरीज हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन और इनहेंस्ड कंपनसेशन हो गया। सबसे पहले केस नंबर 1 देखते हैं, इस चीज को नोट डाउन कर लो। ठीक है बेटा, इस चीज को नोट डाउन कर लेना। ये है हमारा सेक्शन 28। कौन सा बेटा? सेक्शन 28 है, लिख लेना। याद करने की, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लिख के रख लो। क्या आता है हमारा? रेंटल इनकम। रेंटल इनकम इन केस ऑफ डीलर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसी कोई भी इनकम जो क्या हमारा कोई भी प्रॉपर्टी डीलर है उसके पास में क्या बेटा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, है ना। लोग ऐसे करते हैं ना, जैसे दिल्ली में ऐसा बहुत ज्यादा चलता है क्या, कि आपके बहुत सारे घर हैं और आप क्या करो बेटा, उस वाली चीज से प्रॉफिट कमाते जा रहे हो। ठीक है, तो रेंट पे उठा देते हो और फिर प्रॉफिट कमा। अगर आपका मेन बिजनेस ही यही है, क्या है बेटा, अगर आपका मेन काम ही यही है, तो उस वाले केस में जो आपकी इनकम जो होगी ना, वो ये नहीं मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? उसकी जो इनकम जो होगी वो प्रॉफिट एंड गेन्स नहीं मानी जाएगी, वो हमारी किसी और चीज में जाएगी। अब वो हमारी किस में जाएगी बेटा? तो वो जो हमारी जाएगी उसको कहते हैं हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, पढ़ो आगे। रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इवन इफ प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूट स्टॉक इन ट्रेड ऑफ रिसिपेंट ऑफ रेंट और द रिसिपेंट ऑफ रेंट इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग प्रॉपर्टीज ऑन रेंट। वही सब चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आपके मतलब मानो कि 10 घर हैं दिल्ली में, ठीक है, एक घर से आपको 20,000 रुपये का क्या आता है बेटा, किराया आता है। हाँ, और आपके पास में 10 घर है तो आपके पास में 2 लाख रुपए का किराया आ जाता है। ठीक है, तो इस वाले केस में जो आपकी जो इनकम जो होगी बेटा, वो प्रॉफिट एंड गेन्स में नहीं जा करके किस में जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। जबकि लेकिन ये आपके लिए क्या है, आपका तो ये बिजनेस है ना। आपका तो क्या है बेटा, ये बिजनेस है, या फिर आप इसको अपना प्रोफेशन तो नहीं कह सकते, खैर ये आपका बिजनेस ही होगा ना। तो उस वाले केस में आपकी इनकम इसमें नहीं जाएगी। ठीक है, तो ऐसे 4 अपवाद हैं या फिर 4 एक्सेप्शन हैं जिनको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक हो गया। अब आता है क्या हमारा दूसरा, डिविडेंड ऑन शेयर्स इन अ केस ऑफ अ डीलर इन शेयर्स। कोई भी आपका ऐसे डीलर है जो कि क्या शेयर्स को खरीदता है, बेचता है, ठीक है, और उसको उस पर डिविडेंड की मतलब इनकम की वजह से ही खरीद के रखता है। मतलब मानो कि उसने 10 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीद के रखे हुए और उसको हर साल डिविडेंड मानो कि 2 लाख, 5 लाख या 6 लाख रुपए का मिल जाता है। तो उस वाले केस में बेटा उसकी जो डिविडेंड की जो इनकम होगी वो फ्रॉम बिजनेस या फिर प्रोफेशन से नहीं डाली जाएगी, वो किस में डाली जाएगी बेटा, वो हमारी डाली जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, dividends on shares are taxable under the head of income from other sources even if they are derived from a shares held as stock in trade। ठीक है, स्टॉक में खरीदा हुआ, मतलब उसको बेचने के लिए नहीं खरीदा गया, उसको अपने पास में रखा गया है। और द रिसिपेंट ऑफ डिविडेंड इज अ डीलर इन शेयर्स। ठीक है, वो क्या है, डीलर है किसमें, शेयर्स में। हाउ एवर डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स। अच्छा, अभी ये प्रोविजन बदल गया है। ठीक है, तो इस लाइन को काट दो। अभी ये जो प्रोविजन है बदल चुका है। ठीक है, ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा सर। ये वाला भी प्रोविजन बदल गया, तो इस चीज को नहीं सोचना, मतलब पढ़ना ही नहीं है इसको बिल्कुल। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई कि आप क्या करते हो, आप बहुत सारे शेयर्स को खरीद के रखते हो, मतलब स्टॉक इन ट्रेड को बना लेते हो। स्टॉक का मतलब होता है कि अपने पास में जमा करके रखना, और इस पर्पज से कि आप उसके ऊपर क्या कर सको, उसके ऊपर डिविडेंड को अर्न कर सको। ठीक है, स्टॉक का मतलब होता है कि उसको अपने पास में जमा कर लेना। फिर क्या आता है, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज। ठीक है, तो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज की अगर हम बात करें बेटा, तो कोई भी आपको ऐसी इनकम हुई है जो किसकी वजह से हुई है, लॉटरी की वजह से हुई है। कि मतलब आपका मेन काम ही यही था कि लॉटरी खरीदना, लॉटरी बेचना, लॉटरी खरीदना, लॉटरी बेचना। बट इस वाले केस में आपकी जो इनकम जो होगी वो किस में जाएगी बेटा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इवन इफ ड्राइव्ड एज अ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। हालांकि ये किसी की कभी भी रेगुलर बिजनेस नहीं हो सकता क्या, लॉटरी वाला। पर अगर आपका है लॉटरी की खरीद फरोख्त का बिजनेस, तो भी उस वाले केस में भी आपकी जो इनकम होगी बिजनेस एंड प्रोफेशन में न जा करके बेटा किस में जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, अब लास्ट वाला हमारा आता है फोर्थ। ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया। अभी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ इसमें नोट डाउन करनी है। सच इंटरेस्ट, सॉरी, पहले हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन और इनहेंस्ड कंपनसेशन। सच इंटरेस्ट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।
ठीक है, इवन इफ इट इज प्रिटेंस टू अ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, अ डिडक्शन ऑफ 50% इज अलाउड एंड इफेक्टिवली ओनली 50% ऑफ सच इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब सोचो कि आप कोई भी इंटरेस्ट वगैरह रिसीव करते हो और आपका बिजनेस ही यही है। आपका क्या है बेटा, बिजनेस ही यही है। कोई कोई लोग होते नहीं, उधारी पे पैसा देते हैं, है ना, उधारी पे पैसा देना कि मतलब तुमको 5 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है, अपने गहने ले आओ, यहाँ पे लग रख रहे हो, अब 5 लाख रुपए ले जाओ, मुझे इस पे क्या करना बेटा, इंटरेस्ट देते रहना। तो उस वाले केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज उसको माना जाता है, उसको भी हम लोग इसमें ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस वाली लाइन को काट देना। अब मैं इसमें बता दूं आपको क्या क्या लिखना है। अब सब कुछ जो है टैक्सेबल होता है इन हैंड में, ठीक है, अब कंपनी आपको टैक्स डिडक्ट करके नहीं देती। तो सुनो फिर यहाँ पे आपको लिखना क्या क्या है। सबसे पहले तो ये वाली लाइन लिख लेनी है, ठीक है। फिर ये लिखना है कि इसको डाला किस में जाएगा। रेंट हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लिखने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे सामने लाइन करके लिख लेना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डाला जाएगा। डिविडेंड इन शेयर्स को किस में डाला जाएगा बेटा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाला जाएगा। ठीक है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज को किस में डाला जाएगा बेटा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाला जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा इंटरेस्ट रिसीट ऑन किसी किस में डालेगी, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाला जाएगा। ठीक है, ये चीज भी लिख लेना। 50% का क्या होता है, अलाउड होता है क्या, डिडक्शन, और बाकी का 50% क्या होता है बेटा, टैक्सेबल होता है अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इतनी चीजें लिखनी है, ठीक है, पूरी पूरी थ्योरी से लिखने की जरूरत नहीं है, थ्योरी बहुत बड़ी है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको यही 4 केसेस हैं जिनको याद में रखना है, ये 4 केसेस से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। लॉसेस नॉट डिडक्टेबल अंडर दिस हेड। अब देखो बहुत सारे ऐसे लॉसेस हैं बेटा, बहुत बड़ी एक लिस्ट है ऐसी, जिसमें क्या है, मतलब उसमें 20-25 आइटम्स हैं, ठीक है, जो कि डिडक्शन मिलती है जिनकी अंडर इस हेड के अंडर में। पर अब हम जब 20-25 आइटम्स पढ़ने जाएंगे बेटा, तो हम तो ये वाले आइटम्स को अपने भूल ही जाएंगे ना। तो हमने क्या किया, हमने लॉस नॉट डिडक्टेबल अंडर दिस हेड, मतलब ऐसे लॉसेस को डाला है जिनका डिडक्शन नहीं मिलता। ठीक है, तो बाकी इनके अलावा कोई भी आपको डिडक्शन मिल जाए, क्योंकि ये पढ़ने में इजी है, ये 7, 8, 9 है, ठीक है, मतलब 9, 10 हैं, बाकी के जो हैं वो 21, 22 हैं। ठीक है, तो जब उनको याद करोगे, इससे अच्छा ये है ना कि 9 को याद कर लो, जब इस वाली कैटेगरी में नहीं आएंगे तो उस वाली कैटेगरी में डाल दो। ठीक है, लॉस लॉस विच इज नॉट इंसिडेंटल टू ट्रेड और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द असेसी। नुकसान जो व्यापार या पैसे के लिए आकस्मिक नहीं है, निर्धारित के द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा साफ सीधी सी बात है बेटा, इसका डिडक्शन क्यों ही मिलेगा। ठीक है, अगर आपके ट्रेड और प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी लॉस नहीं हुआ है, तो आपको इस वाले हेड, इसी हेड की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, अंडर दिस हेड लिखा हुआ ना, इसका मतलब यही है। ठीक है, पूरे के पूरे इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे। प्रॉफिट एंड गेन्स जो कि किससे हो रहा है हमको, बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो भी हो रहा है हमको, उसी वाले केस की बात करते हैं। ठीक है, तो मतलब कोई भी आपको क्या है, नॉट इंसिडेंटल है, किससे रिलेटेड नहीं है, आपके ट्रेड एंड प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, तो उस वाले केस में इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। लॉस इनकर ड्यू टू डैमेज डिस्ट्रक्शन ईटीसी ऑफ कैपिटल एसेट्स। ठीक है, ऐसा कोई भी लॉस हुआ है बेटा जो कि आपका डिस्ट्रक्शन हुआ है किसका, कैपिटल एसेट्स का, उसका नहीं मिलेगा। फिर क्या आता है, लॉस इनकर ड्यू टू सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट, ये तो पॉइंट आपको याद ही रहेगा, खैर फर्स्ट वाला पॉइंट तो आपको याद ही रहेगा। तो सेकंड वाला पॉइंट हमारा क्या है, ये वाला पॉइंट को लिख लो। ठीक है, फिर थर्ड वाला क्या कहते हैं, लॉस इनकर ड्यू टू सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको भी लिख लो। कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट को हेल्ड मतलब रखा हुआ था अपने पास में, और फिर उसको जब सेल परचेस किया, ठीक है, मतलब पहले परचेस करके रखा था, जब उसको सेल किया तो उस पर क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाँ, लॉस ऑफ एडवांसेस मेड फॉर सेटिंग अप ऑफ अ बिजनेस, न्यू बिजनेस विच अल्टीमेटली कुड नॉट बी स्टार्टेड। तो आपने क्या किया, आपने कोई भी नया बिजनेस को स्टार्ट किया है और आपको क्या हो, उसको स्टार्टिंग करते ही मतलब लॉस हो गया, या फिर आपका वाला बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाया। ठीक है, आपका वाला बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाया और आपने अपने इस वाले बिजनेस से निकाल के उसमें पैसा डाला था, तो उस वाले केस में आपको इस वाले हेड के अंदर में डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर बेटा क्या आता है, हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, जो कि हमारा क्या कहता है, डेप्रिसिएशन ऑफ फंड्स कैप्ट इन फॉरेन करेंसी और फॉर कैपिटल पर्पसेस। आपने क्या किया हुआ बेटा, कोई भी ऐसा फंड है जिसको आपने फॉरेन करेंसी में अपने रखा हुआ है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, फॉरेन करेंसी का कभी भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज को भी नोट डाउन कर लो। लॉस अराइजिंग फ्रॉम नॉन रिकवरी ऑफ टैक्स पेड बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट। अनिवासी की ओर से एक एजेंट द्वारा भुगतान किए गए कर की वसूली ना होने से होने वाली हानि। एंटीसिपेटेड फ्यूचर लॉसेस, नोट डाउन कर लो। कोई भी ऐसा लॉस है जो कि आपने क्या किया, आपने क्या है, मुझे तो भैया 2 साल बाद ये लॉस होने वाला है, मुझे तो इसकी डिडक्शन चाहिए। ठीक है, तो उस वाले केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। इनकम टैक्स बहुत चालाक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इनकम टैक्स को हमेशा चालाकी से सोचने की कोशिश करो कि मतलब इस वाले केस में क्या डिडक्शन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो खुद ही सोचो यार, जिसका 2 साल बाद या फिर मतलब 1 साल बाद लॉस होने वाला है, तो इनकम टैक्स उससे बोलेगा भैया जब तुम्हें लॉस होगा, ठीक है, जब तुम्हें लॉस होगा उस टाइम पे हम क्या करेंगे,
उस टाइम पे हम लोग आपको डिडक्शन दे देंगे, पर आज नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आती है बेटा? क्लियर? चलो आगे चलते हैं। फिर क्या कहता है, प्रोविजन मेड बाय असेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, आपने क्या किया बेटा, कोई भी ऐसे असेसी ने कोई भी ऐसा प्रोविजन बनाया है, किसके लिए? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए। इसको भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, लॉस रिलेटिंग टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन डिसकंटिन्यूड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। आपका कोई भी ऐसा बिजनेस जिसको आपने क्या कर दिया बेटा, डिसकंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो उस वाले केस में भी आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब बताओ, ये वाले 9 पॉइंट ज्यादा इजी हैं उन वाले पॉइंट से याद करने से। अब वाले पॉइंट में आपको एक बार बता देता हूँ, सो दैट कि आप ऐसा ना बोलो कि सर ने छोड़ दिया, सर ने पढ़ाने का मन नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा, पढ़ाने का तो मन है, पर बहुत सारे हैं। जैसे कि आपको देखो किस में डिडक्शंस मिल सकती है। ठीक है, डिडक्शंस आपको किस में मिल सकती हैं? जैसे कि आपको कोई भी लॉस हो गया, किस में? स्टॉक इन ट्रेड में हो गया। ठीक है, फिर आपको क्या होता है बेटा, स्टॉक इन ट्रेड में कोई भी गॉड का कोई भी काम हो गया, जैसे कि मतलब कि अर्थक्वेक वगैरह आ गया, या फिर कोई सुनामी आ गई ना, या फिर मतलब एक्ट ऑफ गॉड क्या बोलते हैं, कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज आ जाना। ठीक है, लॉस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर ऑफ द पार्ट ऑफ द असेसी टू एक्सेप्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स में हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या है, ये 21-22 बने हुए हैं। तो ये मैं आपको जब पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाऊंगा तो उस टाइम पे डाल दूंगा पीडीएफ। अब ये मत पूछना कि कब प्रोवाइड करवाएंगे सर, कब देंगे कब देंगे, तो मैं आपको 24 तारीख के बाद में पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, अब क्या देखो, कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस हैं जो कि इस एक्ट के अंडर में मिलती है। ठीक है, डिडक्शंस अंडर दिस एक्ट। सबसे पहले क्या होता है, रेंट एंड रिपेयर्स का। रेंट एंड रिपेयर्स एक्सपेंडिचर ऑफ प्रीमिसेस यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन आर डिडक्टेबल। अगर आप कोई भी अपना रेंट दे रहे हो, या फिर कोई भी मतलब आपने उसके ऊपर खर्चा वर्चा करवा दिया, जैसे कि आपने पेंट वेंट करवा दिया अपनी बिल्डिंग वगैरह के ऊपर। ठीक है, तो उस वाले केस में क्या होता है बेटा, उस वाले केस में आपको डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, लेकिन लेकिन इसमें एक और भी कंडीशन भी अप्लाई है, वो सुनो। दिस डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली इफ द असेसी हैज ऑक्यूपाइड द प्रॉपर्टी एज अ टेनेंट। टेनेंट मतलब कि आपने उसको किस पे ले रखा है। ठीक है, अभी बताते हैं। एंड द एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑन रेंट एंड रिपेयर इज नॉट कैपिटल इन नेचर। ठीक है, और जो आपका एक्सपेंडिचर है जो बेटा रेंट एंड रिपेयर का, वो कैपिटल इन नेचर का नहीं, मतलब कि वो कैसे नेचर का, रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर में आपको ऊपर पढ़ा, अकाउंटिंग वाली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। फिर क्या कहते हैं, किराया और मरम्मत, व्यवसाय या पैसे के चलन चलाने के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले परिसर का किराया और मरम्मत व्यय कटौती योग्य है। हालांकि एक कटौती केवल तभी उपलब्ध होती है जब निर्धारित ना किराएदार के रूप में संपत्ति पर कब्जा किया हो। ठीक है, तो टेनेंट का मतलब क्या होता है बेटा, किराए पे लिया है आपने किसी वैल्यू उसको। ठीक है, बोलते नहीं कि हमारे टेनेंट बहुत परेशान करता है यार, हाँ हमारा किराएदार बहुत परेशान करता है, तो ये सब वो टेनेंट वही होता है। ठीक है, और किराए और मरम्मत के कारण होने वाले खर्चा पूंजी प्राकृति का नहीं हो, पूंजी प्राकृति का नहीं होना चाहिए, कैसे वाले का होना चाहिए बेटा, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना कि डिडक्शंस आपको तभी मिलेंगी जब आपको रेंट एंड रिपेयर्स, आपको क्या है, आपने उसको एज अ टेनेंट ले रखा है। ठीक है, एज आप किराएदार उसमें रह रहे हो। ठीक है बेटा, फिर आपने कोई भी म्यूनसिपल टैक्सेस वगैरह पे किया। अब म्यूनसिपल टैक्सेस का पेमेंट का क्या मतलब है, कल मैं आपको कुछ टैक्सेस बताए थे म्यूनसिपल टैक्सेस के। ठीक है, कि हमसे म्यूनसिपल कौन कौन से टैक्सेस ले सकते हैं, तो ये वही वाले टैक्सेस हैं। म्यूनसिपल टैक्सेस ऑफ प्रीमिसेस यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन आर डिडक्टेबल। ठीक है, हाउएवर वन हैज टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 483 इज दैट पेमेंट शुड बी एक्चुअली मेड। पेमेंट क्या बेटा, एक्चुअली मेड होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टिल द ड्यू डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी कल वाले दिन। देखो, इनकम टैक्स की चालाकी देखो, इनकम टैक्स की चालाकी देखो, आपको डिडक्शन तब देगा, कब देगा बेटा आपको डिडक्शन, जिस समय पे आप उसकी एक्चुअल पेमेंट कर दोगे। क्या करोगे बेटा, एक्चुअल पेमेंट कर दोगे। बट आपको जो इनकम जो टैक्स है ना, आपको टैक्स कब ले लेगा, अगर वो ड्यू हो जाती है तब, या फिर आपकी रिसिप्ट बन जाती है तब। मतलब कि अगर आपको रियल में वो चीज रिसीव हो जाती है उस टाइम पे भी ले लेगा, या फिर अगर आपकी ड्यू है तब भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज को देखो, इस चालाकी देखो इनकम टैक्स की। मैं आपको वही चीज बोल रहा हूँ ना, कि इनकम टैक्स को हमेशा चालाकी से सोचने की कोशिश करो कि हाँ, अगर इनकम टैक्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे होगा, जब वो आपको क्या करेगा, डिडक्शन दे देगा। ठीक है, डिडक्शन नहीं देगा, सॉरी, कम से कम डिडक्शन देगा, तभी तो उसको ज्यादा फायदा होगा ना। तो इस वाले केस में उसको क्या होगा बेटा, ज्यादा फायदा हो जाएगा जब वो आपको डिडक्शन लेट से देगा। ठीक है, और जब आपकी कोई भी इनकम से अगर वो टैक्स लगाता है, तो उस वाले केस में क्या होता है बेटा, उसको ज्यादा फायदा हो जाता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स हमेशा अपना फायदा करना चाहता है, वो कभी भी आपका फायदा या फिर किसी और का फायदा नहीं करना चाहता। चले आगे।
ठीक है। अब इंश्योरेंस का भी है, एनी प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द एफोरसेड प्रीमिसेस इज डिडक्टेबल। ठीक है, आपने कोई भी प्रीमिसेस के लिए आपने क्या करवाया, इंश्योरेंस वगैरह करवाया ताकि उसके ऊपर क्या हो जाए, उसमें मतलब कि वो चीज़ अगर खत्म हो तो किसी भी तरीके से क्या हो जाए, मिल जाए वापस से। ठीक है, इंश्योरेंस में यही चीज़ होती है ना कि आपका मतलब पैसा इंश्योर हो जाता है। ठीक है बेटा, चलें आगे चलें। क्लियर है अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ी हैं? अब क्या होता है, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन करंट रिपेयर्स नॉट बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। एंड इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर यूज फॉर बिजनेस पर्पसेज इज अलाउबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 31। डिडक्शंस की जितनी भी चीजें हैं बेटा उनका एक चार्ट बना लो। ठीक है, उन सब चीज़ों को याद रखो। कैसे, ऊपर से चार्ट बनाते हुए आना कि पहले सबसे पहले किसमें, रेंट एंड रिपेयर से मिल जाएगा, म्यूनसिपल टैक्सेस में मिल जाएगा, इंश्योरेंस में मिल जाएगा, और कोई भी आपकी प्लांट एंड मशीनरी है उसके लिए कोई भी इंश्योरेंस करवाया, रिपेयर करवाया। कैसे नेचर का नहीं होना चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। कैसे नेचर का होना चाहिए बेटा, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। कैपिटल नेचर का मतलब कि आपको एक और मशीनरी, एडिशनल मशीनरी नहीं खरीदनी चाहिए, मतलब हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, तो उस वाले केस में भी क्या होता है बेटा, डिडक्शन मिल जाता है। अब डेप्रीशिएशन अलाउंस, बेटा आपको डेप्रीशिएशन का डिडक्शन कब मिलता है, इस चीज को ध्यान में रखना कि इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। डेप्रीशिएशन शैल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 32। कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डेप्रीशिएशन क्या होता है, इन ऑर्डर टू अवेल डेप्रीशिएशन वन शुड सेटिस्फाई द एसेट मस्ट बी ओन्ड बाय द असेसी। मतलब वो जो एसेट जो है जिस पे आप क्या कर रहे हो बेटा, माइनस कर रहे हो कि इसको डेप्रीशिएशन का और इसका चार्ज मतलब क्या, इसका डिडक्शन ले रहे हो। तो ये जो डेप्रीशिएशन है ना, ये उसी वाले एसेट पे लगी होनी चाहिए जो कि आपके द्वारा ओन होनी चाहिए, मतलब आपके द्वारा उसकी पोजीशन होनी चाहिए, या फिर आप कहोगे कि आपके नाम पे उसका बिल होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, इट मस्ट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। मतलब ऐसा नहीं कि आपने अपनी कार को खरीदा हो, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो और उसका डिडक्शन क्या कर रहे हो, ले रहे हो, पर आप उसको करके रहे हो अपने होम पर्पस के लिए यूज करो। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज होना चाहिए। इट शुड बी यूज ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। हाँ, ऐसा भी होना चाहिए कि आपने उसको प्रीवियस ईयर में यूज किया होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मतलब आप उसको प्रीवियस ईयर में यूज ही नहीं कर रहे, जैसे मानो कि आपका प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर में खत्म चीज हो गई और आप क्या करो, उसका यूज ही नहीं कोई भी हो रहा, लेकिन आप क्या करो, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का चार्ज ले रहे हो। हाँ, अगर आपके बिजनेस में वो चीज खड़ी हुई है कि हाँ ये गाड़ी खड़ी हुई है किसी को लाने आ जाने के लिए, लेकिन वो यूज नहीं हो पाई, ठीक है, तो उस सारे केस में आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल ऑन टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल एसेट्स। तो बोथ डेप्रिसिएशन लगा सकते हो आप, टेंजिबल के ऊपर भी या फिर इनटेंजिबल के ऊपर भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप देखो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है, तो बेटा डेप्रिसिएशन लगता है कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब है कि इनकम टैक्स ने, ठीक है, कुछ 13 ऐसे ब्लॉक्स बना रखे हैं कि इनके ऊपर क्या होगा, आपके ऊपर, आप इनके ऊपर क्या लगा सकते हो, अपना डेप्रिसिएशन लगा सकते हो, और उसका रेट जो है वो डिसाइड किया हुआ है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स देखो क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लॉक ऑफ एसेट्स 13 लिस्ट देता है। ठीक है, सेकंड में वो डब्ल्यू मेथड बोलता है। वो ये बोलता है कि भैया आपको एसएलएम मेथड से ना लगा करके किस पे लगानी है, डब्ल्यू मेथड पे लगानी है। ठीक है, और थर्ड क्या बोलता है बेटा, उसके ऊपर एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर लगाना है। आपको कोई भी अपनी मार्केट वैल्यू या फिर कोई भी अपनी बुक वैल्यू वगैरह, ये सब तो पता ही है ना कि कभी भी हम लोग इस चीज को तो रिकॉर्ड नहीं करते, तो एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर ही लगाना है, बाकी किसी भी चीज के ऊपर नहीं लगाना। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर। अब ब्लॉक ऑफ एसेट्स में 13 चीजें हैं, 13 चीजों का सबका अलग अलग डेप्रिसिएशन रेट दे रखा है, तो इस चीज पे इतना डीप में हमको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको सिलेबस में इतना कुछ भी नहीं बोलता, बस हमको सिलेबस में क्या बोल रखा है बेटा, कि किसी भी तरीके से क्या करो, क्या करो कि आपने मतलब छोटी, आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, है ना। आपको क्या करना बेटा, ओवरव्यू पता होना चाहिए। तो उस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे बेटा, ओवरव्यू पता होने के लिए ये चीजें पढ़ेंगे, जो कि हमको क्या है, ज्यादा ध्यान मतलब ज्यादा उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बाकी मैं बता देता हूँ आपको। देखो इसमें ब्लॉक्स क्या बनाए गए हैं, अगर आपको चाहिए तो। ब्लॉक 1 में बिल्डिंग शो किया गया है, ठीक है, जो कि हमारे क्या है, रेजिडेंशियल टाइप की हो गई, लेकिन होटल या फिर बोर्डिंग हाउसेस नहीं होने चाहिए। ब्लॉक 2 में क्या है बेटा, आपको बिल्डिंग दी गई जैसे ऑफिस, फैक्ट्री, गोडाउन वगैरह। ब्लॉक 3 में तो इनके ऊपर आपको फर्स्ट पे आपको कितना 5% का दिया गया, 10% का दिया गया, 100% आपको दिया गया किस पे, बिल्डिंग कोई भी जैसे टेम्परेरी वुडन स्ट्रक्चर्स हैं,
ठीक है, जैसे कोई लकड़ी की जैसे झोपड़ी वगैरह होगी तो उसको हम वुडन स्ट्रक्चर से कहते हैं। तो उसके ऊपर आपको 100% का डिडक्शन दिया गया है। ठीक है, कोई भी फर्नीचर हो गया तो उस पर 10% का दिया गया। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हमको कितना 15% का दिया गया। 6 में प्लांट एंड मशीनरी कोई भी कैसी जैसे कि कोई शिप्स हो गई, वेसल्स वगैरह हो गई, ठीक है, इनलैंड वाटर इंक्लूडिंग स्पीड बोट्स, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जो पानी के अंदर चलती है तो उसके ऊपर 20% का दिया गया। प्लांट एंड मशीनरी से जैसे कोई बस है, ट्रक है, टैक्सीज हैं, ठीक है, जो कि बिजनेस के लिए यूज़ हो रही है तो इस वाले केस में कितना बेटा 30% दिया गया। प्लांट एंड मशीनरी से कौन सी एरोप्लेन वाली तो उसमें 40% का दिया गया। प्लांट एंड मशीनरी से जैसे कंटेनर्स वगैरह हो गया, ठीक है, तो उसमें 50% का दिया गया। पर इसमें भी बहुत सारे क्लॉसेस होते हैं तो आपको इतने सारे क्लॉसेस नहीं पढ़ने, बस मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कौन कौन से याद रखने बेटा, आपको वाले याद रखने जो कि 100% का जिनके पे मिलता है। एक तो हो गया क्या हमारा प्लांट एंड मशीनरी वो वाले, प्लांट एंड मशीनरी का वाला केस जो कि हमारा एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, फिर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो किसके लिए बनाई गई है बेटा, जो कि पोल्यूशन के लिए बनाई गई है। ठीक है, और कोई भी ऐसी प्लांट्स या फिर जो कि इसमें माइंस में यूज हो रही है, क्वेरीज में, सॉल्ट वर्क्स में यूज हो रही है, मतलब जिनका जल्दी खराब होने का खतरा होता है तो उन पर 100% देता है। ठीक है, एक तो ये वाला केस हो गया। और दूसरा वाला कोई भी अगर वुडन स्ट्रक्चर है तो उसका भी मिलेगा। और आप एक चीज याद रखना, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर बेटा 25% का क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। यहाँ पे लिख लो, वुडन स्ट्रक्चर है, ये 3 ही पॉइंट लिखो, ठीक है, और बाकी कुछ भी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। वुडन स्ट्रक्चर हो गया, और कोई भी ऐसी चीज जो कि किसमें माइंस में यूज हो रही है, ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल में यूज हो रही है, कोई भी ऐसी मशीनरी आपकी पॉल्यूशन कंट्रोल में यूज हो रही है, या फिर आपकी कोई भी मतलब जैसे सॉल्ट वगैरह बनाते हैं उसमें यूज हो रही है, माइंस में होगी, ऑयल वेल्स में यूज हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस के ऊपर कितना बेटा 100% का क्या मिलता है, डिडक्शन आपको, डेप्रिसिएशन आपको लग जाता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, इन वाले केस में आपको डेप्रिसिएशन 100% मिलेगा। और वहीं पे जब हम बात करते हैं किसकी, इंटेंजिबल एसिड्स की, ठीक है, तो इंटेंजिबल एसिड्स में सारी की सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं बेटा। तो इसमें आपको जो मिलेगा वो 25% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, ये 3 ही चीजें याद रखनी है, बाकी इसमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर। ठीक, चलो आज के क्वेश्चन है बेटा आपके लिए होमवर्क। अ कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव फॉर बिफोर एक्सपायरी बाय ऑफ हिज टर्म बाय शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एक कंपनी ऑडिटर को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, शेयर होल्डर्स के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। द ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन, फिलिंग द ब्लैंक्स है, द ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन टू सब्सिटेंट हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरणों पर अपनी राय की प्रमाणित करने के लिए लेखा परीक्षक को प्राप्त करना होता है क्या, इंटरनल एविडेंस, एक्सटर्नल एविडेंस, इंटरनल एक्सटर्नल एविडेंस, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। ठीक है, तो ABCD है, चारों में से सही वाला ऑप्शन बताएंगे बच्चे मेरे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आता है, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न्स आर टू गेट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिटर्स। अपने वित्तीय विवरणों को स्वतंत्र द्वारा लेखा परीक्षा कराने की एकमात्र स्वामित्व वाली चिंताएं हैं। लीगली रिक्वायर्ड, नॉट लीगली रिक्वायर्ड, एथिकली रिक्वायर्ड, नॉट एथिकली रिक्वायर्ड। ठीक है, तो चलो ठीक है, अपने साथ में इसी के साथ में अपनी क्लास को खत्म करते हैं। आज की क्लास में हमने जो पढ़ा बेटा बिजनेस एंड प्रोफेशंस, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है बिजनेस एंड प्रोफेशन। एक्चुअल में हाउस रेंट या फिर अगर हम बात बोलेंगे किससे, इनकम फ्रॉम सैलरी से तो ईजी है। ठीक है, सैलरी फ्रॉम इनकम से तो बेटा ईजी ही है। ठीक है, चलो तो अपनी क्लास में यहाँ पे खत्म करते हैं। बाकी जितने भी बच्चे नए हैं हमारी क्लास में वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो लाइक कर सकते हो, दूसरों से तो शेयर भी कर सकते हो, बता सकते हो कॉमर्स एक्सेस आपको किस तरीके से एक फ्री बैच दे रहा है। ठीक है, आपको अकाउंट्स और ऑडिटिंग पूरी खत्म कर दी, आपको पूरा फ्री पड़ा हुआ है। आप पीछे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, तो आपको सारी की सारी वीडियोस उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, नंबर वाइज। तो उसमें लगभग 19 वीडियोस हैं, 19 वीडियोस हैं और आपको सारी की सारी देखनी है। हाँ, कोर्स आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटा समय से पहले। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। कल जिन बच्चों ने लाइव क्लास देखी थी उन बच्चों को ऑडिटिंग के उसमें सेक्शंस कैसे याद करने मैंने बताया था बहुत ज़्यादा इजी वे में। तो सारे के सारे बच्चे एक बार फिर से देख लेंगे अगर जिन बच्चों ने नहीं देखी, ताकि आपको सेक्शंस याद करने में दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।